तुगलक वंश 1320-1414 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक 1320-25 खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो खान को घायाजी मलिक ने मार डाला। घायाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलकन की उपाधि धारण करते हुए सिंहासन संभाला। वह एक दुर्घटना में मारे गए और उनके बेटे जौना उलुग खान ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद बिन तुगलक 1325-51 गयासुद्दीन तुगलक के बेटे राजकुमार जौना ने 1325 में सिंहासन संभाला। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधारों को लागू करने की कोशिश की। उनके 5 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए वह विशेष रूप से चर्चित हुए। 1. दोआब में कराधान 1326। सुल्तान ने गंगा और यमुना के बीच दोआब में एक अनुचित वित्तीय प्रयोग किया। उन्होंने न केवल कर की दर बढ़ाई बल्कि कुछ अतिरिक्त अबवाब या उपकर भी लगाए। हालांकि राज्य का हिस्सा अलाउद्दीन के समय जैसा ही था, लेकिन इसे मनमाने ढंग से तय किया गया था, न कि वास्तविक उत्पादन के आधार पर। उत्पाद को पैसे में बदलने के लिए कीमतें भी कृत्रिम रूप से तय की गईं। कहा जाता है कि यह वृद्धि 20 गुना थी और इसमें घर कर, घरी और चरागाह कर, चराही भी जोड़े गए। सुल्तान ने कृषि के लिए एक नया विभाग बनाया जिसे दीवान को ही कहा जाता था। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को सीधी मदद देकर अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाना था। 2. राजधानी का स्थानांतरण 1327। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद सबसे विवादास्पद कदम उठाया, जो दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद की राजधानी का स्थानांतरण था। देवगिरी दक्षिण भारत में तुर्की शासन के विस्तार के लिए एक आधार रहा था। ऐसा लगता है कि सुल्तान देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सके। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। भारतीय इतिहास कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे वह दिल्ली से दक्षिण भारत को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, वैसे ही वह दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने समय का सबसे विवादास्पद शासक माना जाता है। उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, जो बाद में नकली सिक्कों के कारण विफल हो गए। उन्होंने एक बार अपनी सेना को हिमालय की ओर कूच करने का आदेश दिया, जो एक बड़ी गलती साबित हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई और उनके बाद फिरोज शाह तुगलक ने सिंहासन संभाला। 3. टोकन मुद्रा का परिचय 1329। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के चलाने का फैसला किया, जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होनी थी। अगर वह लोगों को नए सिक्के जाली बनाने से रोक पाते तो शायद सफल हो जाते, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे और जल्द ही बाजार में नए सिक्कों की कीमत गिरने लगी। आखिरकार मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कांसे के सिक्कों के बदले चांदी के टुकड़े देने का वादा किया। 4. खुरासान अभियान का प्रस्ताव 1329। सुल्तान को विश्व विजय का सपना था। उन्होंने खुरासान और इराक को जीतने का फैसला किया और इसके लिए एक बड़ी सेना तैयार की। उन्हें खुरासान के कुलीनों ने प्रोत्साहित किया था, जो उनके दरबार में शरण ले चुके थे। इसके अलावा अब्बू सईद के अलोकप्रिय शासन के कारण खुरासान में अस्थिरता थी। यह परियोजना भी छोड़ दी गई। 5. कराचिल अभियान 1330। यह अभियान हिमालय के कुमाऊं पहाड़ियों में चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ऐसा भी लगता है कि यह अभियान कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कुछ विद्रोही जनजातियों के खिलाफ था, ताकि उन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया जा सके। पहला हमला सफल रहा, लेकिन जब बारिश का मौसम आया तो आक्रमणकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी 5 परियोजनाओं के कारण विद्रोह हुए। उनके अंतिम दिन विद्रोहों को रोकने में बीते। 25 साल में कुल 36 विद्रोह। 1335 मदुरै स्वतंत्र हो गया। जलालुद्दीन अहसान शाह। 1336 विजयनगर की स्थापना। हरिहर और बुक्का। वारंगल स्वतंत्र हो गया। कन्हैया। 1341-47 सादा अमीरों के विद्रोह और 1347 में बेहमनी सल्तनत की स्थापना। हसन गंगू। वह सिंध में तुर्की गुलाम तागी के खिलाफ अभियान के दौरान थट्टा में मर गए। फिरोज शाह तुगलक
1351-88 वह मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। उनकी मृत्यु के बाद दरबार के कुलीनों और धर्मशास्त्रियों ने फिरोज शाह को अगला सुल्तान चुना। सत्ता में आने के बाद फिरोज तुगलक के सामने दिल्ली सल्तनत के टूटने की समस्या थी। उन्होंने कुलीनों, सेना और धर्मशास्त्रियों को खुश करने और केवल उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने की नीति अपनाई जिन्हें केंद्र से आसानी से प्रशासित किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत और दक्कन पर अपना अधिकार दोबारा स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने फरमान जारी किया कि जब भी कोई कुलीन मर जाए उसके बेटे को उसकी स्थिति और इक्ता जागीर पर कब्जा करने की अनुमति दी जाए। अगर उसका कोई बेटा नहीं हो तो उसका दामाद और उसकी अनुपस्थिति में उसका गुलाम उसका उत्तराधिकारी होगा। फिरोज ने वंशानुगत सिद्धांत को सेना तक बढ़ा दिया। सैनिकों को आराम करने और उनकी जगह अपने बेटों को भेजने की अनुमति दी गई। सैनिकों को यह सुविधा मिली कि वे अपने पुत्रों को अपने स्थान पर भेज सकते थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: मोहम्मद बिन तुगलक को एक विवादास्पद शासक माना जाता है जिनके कई सुधार और योजनाएं विफल रहीं। फिरोज शाह तुगलक ने कई सार्वजनिक निर्माण कार्य किए, जैसे नहरें, अस्पताल और स्कूल। उन्होंने जजिया कर को फिर से लागू किया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के प्रति उदार नीति अपनाई और उन्हें मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को नकदी के बजाय गांवों की भूमि राजस्व वजेहा के असाइनमेंट के जरिए भुगतान किया। इस नए तरीके से भुगतान करने के कारण कई गलतियां हुईं। फिरोज ने धर्मशास्त्रियों को खुश करने की कोशिश की और घोषणा की कि वह एक सच्चे मुस्लिम राजा हैं और उनके अधीन राज्य वास्तव में इस्लामिक है। धर्मशास्त्रियों को खुश रखने के लिए उनमें से कई को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। उन्होंने उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जिन्हें रूढ़िवादी धर्मशास्त्री गैर इस्लामिक मानते थे। इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के संतों की कब्रों पर जाकर पूजा करने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज के समय में जजिया एक अलग कर बन गया। फिरोज ने ब्राह्मणों को जजिया से छूट देने से इनकार कर दिया क्योंकि शरीयत में इसका प्रावधान नहीं था। कराधान की नई प्रणाली कुरान के अनुसार थी। कुरान द्वारा अनुमोदित 4 प्रकार के कर लगाए गए। ये कर थे खराज, जकात, जजिया और खम्स। खराज भूमि कर था, जो भूमि की उपज का 10वां हिस्सा था। जकात संपत्ति पर 2% कर था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और खम्स युद्ध के दौरान कब्जा किए गए लूट का 5वां हिस्सा था। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सुल्तान ने सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया। फिरोज ने कई नहरों की मरम्मत की और हके शर्ब या हसीले शर्ब पानी कर लगाया। वह एक महान निर्माता थे। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद शहर उनकी देन है। अशोक के 2 स्तंभ, एक टोपरा हरियाणा से और दूसरा मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाए गए। सुल्तान ने दिल्ली में एक अस्पताल स्थापित किया जिसे दार उल शिफा के नाम से जाना जाता है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान करने के लिए दीवान-ए-खैरात नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया। फिरोज ने एक और कदम उठाया जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का था। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जब भी वे किसी स्थान पर हमला करें तो सुंदर और अच्छे परिवार के युवा लड़कों को चुनें और उन्हें सुल्तान के पास दास के रूप में भेजें। हालांकि उनका शासन शांति और स्थिरता से चिह्नित था और इसका श्रेय उनके प्रधानमंत्री खान-ए-जहान मकबूल को जाता है। उनकी मृत्यु 1388 में हुई। फिरोज शाह तुगलक के बाद 1388-1414 फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। मालवा, गुजरात और शर्की, जौनपुर राज्य सल्तनत से अलग हो गए। तैमूर का आक्रमण 1398-99 तैमूर, लंगड़ा, एक तुर्क प्रमुख और मंगोलिया से क्रूर विजेता और चंगेज खान के वंशज ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर की सेना ने बेरहमी से दिल्ली को लूटा और साफ कर दिया। तैमूर मध्य एशिया लौट आया और पंजाब पर शासन करने के लिए खिजिर खान को नामित किया। 1404 में चीन पर विजय प्राप्त करने के रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: फिरोज शाह तुगलक ने कई सार्वजनिक कार्य किए, जैसे नहरों की मरम्मत और नए शहरों की स्थापना।
उन्होंने गरीबों की मदद के लिए कई सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए, जैसे गरीब लड़कियों की शादी के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया और इसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया।